हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत और चित्तौड़ के मध्य संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से चित्तौड़ के राणा रतन सिंह द्वारा दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध किया गया, और साथ ही हम चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता के बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाने का जो श्रेय है वो मेवाड़ के गुहिल वंश को मुख्यतः दिया जाता है। नागदा इसकी प्रारंभिक राजधानी थी और परवर्ती काल में चित्तौड़ इसकी राजधानी हो गई। गुहिल वंश के लिए गुहिलोत, गुहित्य, गुहिल, गोमिल आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। तुर्कों के मेवाड़ आक्रमण का प्रतिरोध राणा जयद्रथ सिंह के समय से ही आरंभ हो गया था और 1229 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने चित्तौड़ के गुहिल वंशी शासक जयद्रथ सिंह के शासनकाल में आक्रमण किया, लेकिन जयद्रथ सिंह के प्रबल प्रतिरोध के कारण इल्तुतमिश को पीछे हटना पड़ा। जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह ने गुलाम वंशी सुल्तान बलबन के मेवाड़ पर आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। तेज सिंह के पुत्र समर सिंह के राज्यकाल में 1299 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गुजरात अभियान के समय जब मेवाड़ की सीमा से होकर निकला तो राणा ने उससे दंड वसूल किया। समर सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना और 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया गया। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कुछ कारण थे, जैसे अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा ने उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने को प्रेरित किया, चूँकि वो विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा रखता था और उसने बंगाल से गुजरात, मालवा, पंजाब, कश्मीर आदि राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और दक्षिण भारत पर भी वो अपनी विजय प्राप्त करना चाहता था। और इसी कड़ी में ही वो चित्तौड़ जैसे स्वतंत्र राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। व्यापारिक उपयोगिता से कहीं अधिक बढ़कर चित्तौड़ दुर्ग का सैनिक महत्व था। इस वजह से भी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजनीतिक सत्तावादी नीति की सफलता ऐसे दुर्गों के अधिकार से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। मालवा और गुजरात पर अपनी विजय स्थायी बनाने हेतु और दक्षिण भारत में प्रभाव स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को मार्ग में पड़ने वाले चित्तौड़ दुर्ग को हस्तगत करना आवश्यक था। मेवाड़ की विस्तारवादी नीति ने भी अलाउद्दीन को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। रतन सिंह के पूर्वजों ने गुजरात और मालवा में अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। उसके पूर्ववर्ती शासक जयद्रथ सिंह, तेज सिंह और समर सिंह दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों से लड़ते झगड़ते रहे थे और जब दिल्ली में मुस्लिम राज्य स्थापना की प्रक्रिया में था, उस समय मेवाड़ ने मालवा और गुजरात में अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। मौर्य वंशी राजा चित्रांग द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अभी तक मुस्लिम सेनाओं ने इस पर अधिकार करने के लिए जितने भी प्रयास किए उन्हें विफलता ही हासिल हुई। इसलिए चित्तौड़ की स्वतंत्रता अलाउद्दीन के लिए असहनीय थी और अब चित्तौड़ पर विजय हासिल करना अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को हस्तगत करना चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण बताया गया है। कर्नल टॉड का मत है कि भट्ट ग्रंथों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अलाउद्दीन ने पद्मिनी के कारण ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जायसी, फरिश्ता, हाजी उद्बीर और अन्य पाश्चात्य व फारसी लेखकों ने पद्मिनी के रूप को राणा और सुल्तान के युद्ध का मूल कारण बताया है। अलाउद्दीन ने राणा को लेख भेजा कि अपनी रूपमती रानी पद्मिनी को उसके हरम में भेज दो तो वो चित्तौड़ को स्वतंत्र राज्य मान लेगा। राणा द्वारा जब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण की और इस युद्ध के परिणाम की। तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ के समीप पहुंचकर गंभीरी और बेड़ज नदी के मध्य स्थित एक टेकरी पर अपने शिविर की स्थापना की। हालांकि उसने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर दोनों दिशाओं से दुर्ग को घेरने का काम प्रारंभ किया, लेकिन खुसरो के अनुसार 2 महीनों तक दुर्ग को घेरे रहने के बावजूद उसे सफलता हासिल नहीं हुई और राणा रतन सिंह ने अपने सरदारों और सैनिकों की सहायता से अलाउद्दीन को करारा जवाब दिया।
लगभग 8 महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग की दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाकर उन पर पत्थर तथा प्रक्षेपास्त्र फेंकने वाले यंत्र मजनिक लगवाकर उनकी सहायता से दुर्ग की दीवारों पर भारी पत्थरों से प्रहार किए, लेकिन दुर्ग को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाए और राजपूत सरदार निरंतर दुर्ग के भीतर से आग, तीर और पत्थरों की वर्षा अलाउद्दीन की सेना पर करते रहे। अंततः अलाउद्दीन द्वारा 8 महीने की घेराबंदी के कारण किले के भीतर खाद्य सामग्री का अभाव हो गया और राजपूत सैनिकों को दुर्ग से बाहर निकलकर शत्रु सेना पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया। इसलिए राजपूत सरदारों द्वारा केसरिया बाना धारण किया गया और दुर्ग के द्वार खोलकर मुस्लिम सेना पर आक्रमण किया गया। उन्होंने भीषण संहार किया और वे स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्ग की रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीर गोरा और बादल ने प्राणोत्सर्ग किया। अपने सतीत्व को बचाने के लिए दुर्ग के भीतर मौजूद नारियों ने जोहर रचाया और रानी पद्मिनी द्वारा 1600 स्त्रियों के साथ अग्नि में अपनी आहुति दी गई, जो चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है। युद्ध क्षेत्र में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। सिसोदा का वीर सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और घमासान युद्ध के बाद अमीर खुसरो के अनुसार 25 अगस्त 1303 ईस्वी को किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि चित्तौड़ के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वो रानी पद्मिनी को हस्तगत नहीं कर पाया। इसीलिए क्रोधित होकर दूसरे दिन उसने अपने सैनिकों को चित्तौड़ की आम जनता के कत्लेआम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप एक ही दिन में 30,000 निर्दोष और असहाय लोगों, जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे, उनको निर्ममता पूर्वक मार डाला गया। भव्य भवनों और मंदिरों को धराशायी कर दिया गया और मुस्लिम सैनिकों ने वहां की जनता को जी भरकर लूटा। कुछ दिनों के बाद चित्तौड़ का दुर्ग और मेवाड़ का राज्य अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को सौंपकर अलाउद्दीन दिल्ली लौट आया और चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रखा गया। खिज्र खां 1318 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा, लेकिन प्रशासन ठीक से न करने के कारण जालोर के बागी सरदार मालदेव सोनगरा को यह दुर्ग सौंप दिया गया। लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के उपरांत उसके निर्बल उत्तराधिकारी मालदेव और उसके पुत्र की सहायता न कर सके। 1321 ईस्वी के आसपास मालदेव की मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय बाद ही मेवाड़ के सिसोदिया वंश के हमीर ने संपूर्ण मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम बात करते हैं पद्मिनी की कथा और उसकी ऐतिहासिकता के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में रचित पद्मावत नामक महाकाव्य में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण रतन सिंह की रानी पद्मिनी को हस्तगत करना बताया गया है और कर्नल टॉड द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। पद्मावत में पद्मिनी की कहानी संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है कि पद्मिनी सिंहलदेव के राजा गोवर्धन या गंधर्वसेन की पुत्री थी। उसके पास हीरामन नामक पालतू तोता था। एक दिन वो पिंजरे से उड़ गया, जिसे एक शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया और उसने उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने उसे राणा रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह ने तोते से पद्मिनी के सौंदर्य के विषय में सुना और 12 वर्ष तक योगी के भेष में सिंहल द्वीप में पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। अंततः गंधर्वसेन द्वारा अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह से कर दिया गया और वह उसे लेकर चित्तौड़ आ गया। एक दिन राघव चैतन्य नामक विद्वान रतन सिंह के दरबार में आया। रतन सिंह ने उसे अपनी सेना में रख लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो जादू टोना करने में निपुण है तो उसे चित्तौड़ से निर्वासित कर दिया गया। अपमानित राघव चैतन्य अलाउद्दीन से जा मिला और बदला लेने के उद्देश्य से उसने अलाउद्दीन को पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया। सुल्तान उसे अपने हरम में लाने की सोचने लगा और इसी क्रम में उसने चित्तौड़ पर घेरा डाला। 8 वर्षों के घेरे के उपरांत भी जब अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली तो उसने रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वो सिर्फ पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता है, तत्पश्चात वो दिल्ली लौट जाएगा। इसी क्रम में रतन सिंह को बुलाया गया और उसे बंदी बना लिया गया। रानी पद्मिनी ने राजपूत सरदार गौरा और बादल के साथ मिलकर उसे छुड़वाने की योजना बनाई। सुल्तान को यह संदेश भिजवाया गया कि रानी पद्मिनी स्वयं अपनी दासियों के साथ शाही हरम में आ रही है। 1600 पालकियां मंगवाई गई, जिनमें पद्मिनी और उसके दासियों के स्थान पर पद्मिनी के भेष में बादल और दासियों के भेष में राजपूत योद्धा बैठकर रवाना हुए और पालकियों का पड़ाव वहीं डाला गया जहां रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। राजपूत
राजपूत सरदार पालकियों से कूद पड़े और रतन सिंह को मुक्त करवाकर बादल के नेतृत्व में तीव्र गति के अश्वों पर भगा लाए। शाही सेना द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन गौरा के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने उन्हें रोके रखा। अंततः गौरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह भी वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए और पद्मिनी सती हो गई। अलाउद्दीन ने हालांकि चित्तौड़ को हासिल कर लिया, लेकिन पद्मिनी को वह हासिल नहीं कर पाया। पद्मिनी की ऐतिहासिकता को लेकर इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। डॉक्टर के.एस. लाल और गौरीशंकर हीराचंद ओझा और बहुत सारे अन्य इतिहासकार पद्मिनी की कहानी को पूर्ण रूप से कपोल कल्पित मानते हैं और उनका मानना है कि पद्मावत में बहुत सी बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित खड़ी की गई हैं, क्योंकि राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद ही रतन सिंह का योगी बनकर सिंहल द्वीप जाना और 12 वर्ष के बाद पद्मिनी से शादी कर लौटना विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा उस समय सिंहल द्वीप का राजा गोवर्धन या गंधर्वसेन नहीं, बल्कि कीर्ति निशंक देव पराक्रम बाहु या भुवनेक बाहु होना चाहिए। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ की 8 वर्ष तक चलने वाली घेराबंदी भी ऐतिहासिक सत्य नहीं है। अलाउद्दीन ने केवल 6-7 महीनों में ही चित्तौड़ को जीत लिया था। जायसी ने अलाउद्दीन की मृत्यु के 224 वर्ष बाद पद्मावत लिखा और उसके पूर्व बरनी इसामी, इब्न बतूता, तारीख-ए-मोहम्मदी और तारीख-ए-मुबारकशाही जैसे ग्रंथों के लेखकों ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा और उन पर चित्तौड़ की घटना पर चुप्पी साधने का षड्यंत्र करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वहीं इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग भी है, जिनमें डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर एस.आर. शर्मा प्रमुख हैं। वे पद्मिनी की कहानी को वास्तविक मानते हैं, क्योंकि पद्मिनी का उल्लेख न केवल जायसीकृत पद्मावत में मिलता है, बल्कि फरिश्ता की तारीख-ए-फरिश्ता में हाजी उदवीर ने इस कथा की ओर संकेत किया है। साथ ही चित्तौड़ के किले में स्थित पद्मिनी के महल और उसका जौहर स्थल अभी भी मौजूद है।